वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपको लेकर चलते हैं हम कनाडा की तरफ, जहां पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 28 अप्रैल को कनाडा के अवाम एक नई पार्लियामेंट और एक नए वजीर आज़म के लिए वोट डालेंगे। ये चुनाव होगा 28 अप्रैल को। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अज़मत मुजीब साहब, जो कि कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, कनाडा में मुकीम हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़मत साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि ये जो कनाडा में इंतखाबात होते हैं, इसका अगर आप थोड़ा-सा हमें तरीक़ा-ए-कार समझा दें, जो प्रोसेस होता है इंतखाबात का, और फिर जो वज़ीर आज़म है, उसके चुनाव का, वो प्रोसेस क्या होता है? तरीक़ा-ए-कार क्या होता है? देखिए, कनाडा में भी इंतखाबात का तरीक़ाकार वैसे ही है जैसे दूसरे ममालिक में जमहूरी तरीके से इंतखाबात होते हैं और पार्टी की बेसिस के ऊपर ही यहाँ पे इंतखाबात होते हैं। मार्क कार्नी जो कि प्राइम मिनिस्टर कनाडा थे, उन्होंने गवर्नर जनरल कनाडा से रिक्वेस्ट की और पार्लियामेंट डिसॉल्व की गई और 28 अप्रैल को इंतखाबात का दिन मुकर्रर किया गया है। पार्लियामेंट डिसॉल्व होती ही जितनी भी पार्टियाँ हैं वो अपने कैंडिडेट्स मुंतखब करती हैं और ऑलमोस्ट इस वक्त जो है वो ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन 30-35 दिन चलेगी और उसके बाद 28 अप्रैल को इंतखाबात होंगे और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मुंतखब होंगे वोट लेकर, वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करेगी। 18 साल या 18 साल से ऊपर जो भी कैनेडियन है उसको अपना हक राय इस्तेमाल करने का हक है यहाँ पे और वो वोट कास्ट कर सकता है और यही एक जमहूरी प्रोसेस है सिंपल यहाँ पे इंतखाबात करने का। अच्छा अज़मत साहब, ये भी बताइएगा कि अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, ज़ाहिर है इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, उसके बाद की अगर सूरत-ए-हाल को आप देखें, तो आपको क्या नज़र आता है कि कौन-सी पार्टी जो है वो इस वक़्त अवाम में ज़्यादा मकबूल है और किसकी तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा है? किसके जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं? पोल्स वग़ैरह भी हो रहे होंगे, तो पोल्स क्या कहते हैं? देखें, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। अगर कुछ महीने पहले अगर आप बात करते तो लिबरल पार्टी की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और कंज़र्वेटिव पार्टी की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और कहा यह जा रहा था कि कंज़र्वेटिव पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और मेजॉरिटी से जीतेगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के स्टेप डाउन करने के बाद मार्क कार्नी जो कि नए लीडर मुंतखब हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर का भी ओहदा उन्होंने संभाला था, पोजीशन जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है और लिबरल पार्टी की पोजीशन और पॉइंट्स रेटिंग जो है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर आ गई है। इस वक्त तकरीबन 40% की रेटिंग पे चल रहे हैं और जबकि कंज़र्वेटिव इस वक्त 35 और 36% की रेटिंग पर हैं। उसके बाद एनडीपी जो है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर है। बहुत से पोलिंग राइडिंग्स के अंदर कांटेदार मुकाबला होने की तवक्का है इन दोनों पार्टियों के दरमियान और जो कि मेजॉरिटी जो है वो तकरीबन 170 180 के करीब जो भी पार्टी सीटें लेगी वो इस पोजीशन में होगी कि हुकूमत बनाए। 343 यानी 343 सीट्स हैं टोटल हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो कि इस साल बढ़ा दी गई हैं थोड़ी-सी। तो इसके अंदर जो इस वक़्त रीसेंट पोल आए हैं, उसमें देखा जा रहा है कि लिबरल पार्टी तकरीबन 184 सीट्स लेने की पोज़ीशन में है, जबकि कंज़र्वेटिव 130। लेकिन ये अभी पोल्स हैं, सूरत-ए-हाल हर दिन बदल रही है और लगता ये है कि दोनों पार्टियाँ जो है वो बहुत ही क्लोज़ जो है ना वो सीटें लेंगी और बड़ा दिलचस्प ये इलेक्शन होने जा रहा है। और ये भी बताइएगा कि ये जो इंतखाबात हैं, ये किन इश्यूज़ के गिर्द घूम रहे हैं और पार्टीज़ जो हैं वो किन इश्यूज़ को एड्रेस करने की बात कर रही हैं? देखिए, कनाडा जो है ना इस वक़्त काफ़ी मुश्किलात से दो-चार है। इसमें जो बड़े इश्यूज़ हैं उसमें हाउसिंग मार्केट है, इमिग्रेशन है, हेल्थ केयर है, सीनियर्स के मसाइल हैं और साथ-साथ जो लिविंग कॉस्ट है, जो इन्फ्लेशन है, लोग पेचेक रह रहे हैं। तो ये जो मसाइल हैं ये तो हैं ही हैं। लेकिन इस दफ़ा ख़ास तौर पे जो इन इलेक्शंस के अंदर सबका जो एक नज़रें लगी हुई हैं वो अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात के ऊपर है। ख़ास तौर पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने जो एक ट्रेड वॉर शुरू कर दी है, उसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। तो मार्क कार्नी जो कि एक बहुत ही पढ़े लिखे और इकोनॉमिस्ट हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन
बड़े तजुर्बा कार एक प्रोफ़ेशनल हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ़्ता हैं। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके हैं, इंग्लैंड के बैंक के भी गवर्नर रह चुके हैं। तो उनका जो प्रोफ़ाइल है, इसी के बाद से जो है वो सूरत हाल चेंज हुई है। और जबकि एक और चीज़ जो है जो कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो कि कनाडा को 51 स्टेट बार-बार कहते हैं कि वो कनाडा का 51 स्टेट बना दिया जाएगा यूएस का। तो उसके ऊपर कैनेडियन जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं। देखिए कनाडा जो है ना वो रकबे के लिहाज़ से अमेरिका से बड़ा है और एक सुपर पावर है वो भी G8 का मेंबर है और कोई एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। और कनाडा और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है इन ताल्लुकात की। अमेरिका के ऊपर जब भी कोई मुश्किलात आई हैं कनाडा ने हमेशा उसका साथ दिया है। कनाडा ने हमेशा अमेरिका की कोई भी वॉर हुई है उसके अंदर उसके शाना बशाना खड़े रहे हैं। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी पोजीशन है और एक तरह से जो कैनेडियंस हैं वो कहते हैं कि कनाडा की खुद मुख्तारी के ऊपर एक ही हमला है। ये कहा जाए कि जी कनाडा को 51 स्टेट बना दिया जाएगा अमेरिका का। तो इस पे मार्क कार्नी जो है उनका भी स्टैंस बहुत ही सख्त है और बल्कि उन्होंने तो इस कमेंट के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब भी नहीं दिया, उसमें उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया इसको और कहा कि ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता है जिसके ऊपर बात की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इश्यू है और सारे कैनेडियंस जो हैं वो इस इलेक्शन के अंदर इसी बात पे फ़ोकस कर रहे हैं कि इस चीज़ को कौन किस तरह से अच्छी तरह हैंडल करता है और कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात को किस तरह सही तरह से उस्तवार करता है और ये जो ट्रेड वॉर है, इसको किस तरह से हैंडल करता है, इसको किस तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान पॉलिसियाँ लेकर आता है कि दोनों मुल्कों के अंदर वही बेहतर ताल्लुकात हो जाएँ और इकोनॉमिकल जो सूरत हाल है, वो बेहतर हो जाए। अच्छा अज़मत साहब जो जो मार्क कार्नी जो के इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने मज़बूत मैंडेट की बात की थी। तो ये जो मार्क कार्नी मज़बूत मैंडेट माँग रहे हैं, इसका क्या मकसद है? और क्या वो आने वाले दिनों में अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो वो कोई ज़्यादा जारहाना वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अपना रवैया लोगों के सामने लेकर आएँगे? ये मज़बूत मैंडेट का क्या मतलब है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मार्क कार्नी जो वो हैं एक डिफरेंट लीडर बनकर सामने आए हैं। वो पॉलिटिशियन नहीं हैं, उनकी हिस्ट्री कोई पॉलिटिक्स की नहीं है, लेकिन वो एक इकोनॉमिस्ट हैं। कनाडा की इकॉनमी चलाने में उनका एक तजुर्बा है और किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई इस लेवल पे कनाडा की इकॉनमी चलाने का तजुर्बा रखता है, तो वो डेफ़िनेटली ऐसे मनसब के ऊपर फ़ाइज़ होगा, तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा ही होगा। मार्क कार्नी बड़ी एग्रेसिव पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं, इमिग्रेशन की पॉलिसियाँ हैं, साथ में उन्होंने अभी हाउसिंग मार्केट में 8% टैक्स जो है वो ख़त्म करने का ऐलान किया है नई कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अभी उन्होंने इसके अलावा कार्बन टैक्स भी ख़त्म करने का जो है वो ऐलान किया। तो वो बड़ी एग्रेसिव पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से जब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने स्टेप डाउन किया था, तो बड़े मंझे हुए पॉलिटिशियंस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिबरल पार्टी के उन्होंने आइंदा इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जब मार्क कार्नी नए लीडर बने और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे फ़ाइज़ हुए और उनकी जो पॉलिसियाँ सामने आईं, उनकी जो बयानात सामने आए, उसके बाद वही लोग दोबारा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है और देखना ये है कि अगर मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ये कनाडा को किस तरह से ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं और अपने तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा एक और इश्यू जिसकी तरफ मैं आना चाहूँगा वो है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस जो है सीएसआईएस उन्होंने ये बात हाइलाइट की है कि चीन, भारत और रूस ये कनाडा के इंतखाबात में मदाखलत कर सकते हैं। अब ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। तो ये जो मदाखलत है ये किस तरह की हो सकती है? जी, कनाडा का कहना है कि उसे चीन और भारत की तरफ से अपने इंतखाबी मुदाखलत के ख़तरात का सामना है। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी सीएसआईएस की डिप्टी डायरेक्टर वेनिसा राइस ने अभी 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्हें इस बात
یہ بات بتائی کہ ان کے پاس رپورٹس ہیں کہ بھارت اور چائنا کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کریں گے، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ممالک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول کا بھی استعمال کریں گے اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بھی بتایا کہ بھارت کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ کینیڈین کمیونٹیز میں بھی مداخلت کرے گی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھا جائے تو کئی سالوں سے انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات بڑے کشیدہ چل رہے ہیں۔ کینیڈین ایجنسیز RCMP اور جو فائیو آئیز جو دنیا کی ایک مشہور ایجنسی ہے، اس نے ٹھوس شواہد دیے تھے، اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اس بات کا ہاؤس آف کامنس کے بعد اعلان کیا تھا کہ خالصتان تحریک رہنما ہردیپ بن نجار کو بھارتی ایجنسیز نے قتل کیا تھا، اور ان کے پاس ٹھوس شواہد بعد میں ملے کہ بھارتی ایجنسیز را جو ہے وہ کینیڈا کے اندر بڑے اگریسو طریقے سے اپنا آپریشن چلا رہی ہے، جس کے بعد دونوں ممالک نے ڈپلومیٹس ایک دوسرے کے نکال دیے تھے، اربوں روپے کے جو تجارتی معاہدے تھے وہ بھی منسوخ کر دیے گئے تھے، ویزوں پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور کینیڈا کو دیکھیں تو ان کے بھی تعلقات کچھ کشیدہ چل رہے ہیں۔ ریسنٹلی ابھی چائنا نے $2.6 ملین کے ٹیرف لگائے ہیں کینیڈا پہ، اور پچھلے ہفتے 4 کینیڈینز کو پھانسی کی بھی سزا دی ہے۔ ان پہ الزام تھا کہ وہ ڈرگس کی اسمگلنگ کے اندر ملوث تھے۔ 2019 اور 2021 میں جو کینیڈا میں انتخابات ہوئے تھے، اس میں بھی ان دونوں ممالک کے خلاف شواہد ملے تھے کہ انہوں نے انتخابات میں انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے ان مقاصد کے اندر کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے عظمت مجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کینیڈا سے صحافی جو کہ ہمیں جوائن کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کینیڈا میں 28 اپریل کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے کون سی پارٹیز ہیں، کن ایشوز پر بات ہو رہی ہے، اور پھر بیرونی مداخلت کی بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کینیڈا کے حکام جو ہیں وہ کس کو اپنے نئے وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا، اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اس پوری جو الیکشن کی کیمپین ہے اور ظاہر ہے بعد میں آنے والے جو ریزلٹس ہیں ان سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہاں لینا ہے ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔